हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे आंतरिक नियंत्रण उपाय, और मैंने आपको पहले बताया था कि इसके दो भाग होते हैं, आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेषण। आंतरिक निरीक्षण के बारे में हमने पढ़ लिया, मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था। आज हम पढ़ेंगे आंतरिक अंकेषण के बारे में, यानी कि इंटरनल ऑडिट। मैं आपको बता दूं कि इंटरनल ऑडिट जो है वो एक वैधानिक ऑडिटर नहीं होता है, इसीलिए आंतरिक अंकेशक के लिए आवश्यक नहीं है कि उसमें वो प्रोफेशनल अंकेशक की योग्यताएं हों। सीए होना तो ज़रूरी है, लेकिन और भी जो प्रोफेशनल योग्यताएं हैं वह ज़रूरी नहीं है कि इसमें हो। ये कंपनी अपने हिसाब से इन ऑडिटर्स को नियुक्त कर सकती है। आंतरिक अंकेषण का संबंध प्रमुख रूप से लेखा तथा आर्थिक मामलों से होता है। कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा ऐसी निजी कंपनियां जिनका वार्षिक कारोबार 200 करोड़ से अधिक है अथवा 100 करोड़ से अधिक के ऋण बकाया चल रहे हैं को आंतरिक अंकेशक की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी। अर्थात कंपनी एक्ट जो 2013 के अनुसार जिनका एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ से अधिक है या फिर उन पर 100 करोड़ से अधिक के लोन्स बकाया चल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग्स है, तो उनको एक्ट के तहत आंतरिक यानी कि इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति कंपलसरी रूप से करनी पड़ेगी। आप देखेंगे कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसका उत्तरदायित्व एक रक्षात्मक होता है, यानी कि अगर हम किसी को बता दें कि तुम्हारे कार्य की जांच होगी, तुम्हें कभी भी चेक किया जा सकता है, तो इंसान अपने आप से ही सावधानी रखता है। इसी प्रकार जब इंटरनल ऑडिटर्स कंपनी में नियुक्त होते हैं तो उनकी उपस्थिति में लोग गड़बड़ी करने की सोचते भी नहीं है कि अगर हम करेंगे तो हमारी पकड़े जाएंगे या कोई कपट या गबन होएगा तो वो जल्दी से पकड़ा जाएगा, यानी कि उनकी उपस्थिति मात्र ही गड़बड़ करने वालों के लिए पर्याप्त भय का कारण होती है। उसी प्रकार ये तथ्य कि आंतरिक अंकेषण ना जाने किस समय बिना पूर्व के किस कर्मचारी के कार्य की जांच कर ले, प्रत्येक कर्मचारी के मन में एक भय बनाए रखता है, जिससे वह कार्य सावधानी से करता है और गड़बड़ी करने का साहस भी नहीं कर पाता है। आंतरिक अंकेषण के प्रावधानों की प्रयोजनीयता, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविज़न ऑफ इंटरनल ऑडिट, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं कंपनी एक्ट 2013 के धारा 138 के अधीन प्रावधान दिए गए हैं। 138 के अधीन निम्नलिखित प्रकार की कंपनियां के लिए आंतरिक अंकेशक अथवा आंतरिक फर्म की नियुक्ति करना आवश्यक है। आंतरिक अंकेषण यानी कि इंटरनल ऑडिटर्स वो नियुक्त कर सकते हैं, या कोई फर्म है जो जिसमें सारे ही जो पार्टनर्स हैं, सारे ऑडिटर्स हैं, उनकी कोई फर्म की ऐसी नियुक्ति भी कर सकते हैं, नियुक्ति करना आवश्यक है। इसके लिए हम देखेंगे प्रत्येक अनुसूचित कंपनी, प्रत्येक गैर अनुसूचित सार्वजनिक कंपनी, जिसकी ये बी पॉइंट का मैं आपको बता रही हूँ। ए पॉइंट में तो प्रत्येक अनुसूचित कंपनी थी और बी में प्रत्येक गैर अनुसूचित सार्वजनिक कंपनी, जिसकी पहला पॉइंट है आपका प्रदत्त पूंजी अंश पूंजी विगत वित्तीय वर्ष के दौरान 50 करोड़ या अधिक हो। सेकंड है बिक्री विगत वित्तीय वर्ष के दौरान 200 करोड़ या अधिक हो। और थर्ड है सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के लिए दिए गए अदत्त ऋण अथवा उधारें विगत वित्त वर्ष में किसी भी समय बिंदु पर 100 करोड़ से अधिक रही हो। चौथा है अदत्त जमाएं विगत वर्ष में किसी भी समय बिंदु पर 25 करोड़ या उससे अधिक हों। सी हम देखते हैं प्रत्येक निजी कंपनी। ए था प्रत्येक अनुसूचित कंपनी, बी था प्रत्येक गैर अनुसूचित सार्वजनिक कंपनी जिसके आपको पूंजी वाइज पॉइंट बताए गए थे, और अब थर्ड नंबर पे है प्रत्येक निजी कंपनी जो रखती है, पहला पॉइंट है विगत वर्ष के दौरान विक्रय राशि 200 करोड़ या अधिक हो, और सेकंड पॉइंट है विगत वर्ष में किसी भी बिंदु पर बैंकों से अथवा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से लिए गए अदत्त ऋण अथवा उधारें जो 100 करोड़ या उससे अधिक के हों, उनके लिए अनिवार्य रूप से मतलब नियुक्ति करनी पड़ेगी। परंतु यह विद्यमान कंपनी जो उपरोक्त किसी भी मापदंड में आती है उसे इस धारा के लागू होने के 6 माह के भीतर आवश्यकताओं का अनुपालना करना पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताई आंतरिक अंकेशक की योग्यता, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर जो है उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए।
योग्यताओं के लिए एक ऐसा आंतरिक अंकेशक नियुक्त किया जाएगा जो चार्टेड अकाउंटेंट, चाहे वे व्यवसाय करता हो अथवा नहीं, या लागत लेखापाल या अन्य व्यवसायी व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा निश्चित किए जाए। ये धारा 138 कहती है इसके बारे में। ठीक है। इसके बाद कह रहा है प्रभावकारी होने के लिए आवश्यक है कि आंतरिक अंकेशक कंपनी प्रबंधन का हिस्सा माना जाना चाहिए, ना कि मात्र उनका सहायक। उनके पास किन्हीं भी परिस्थितियों में कंपनी वित्तीय कोण तथा संगठनात्मक क्रियाओं के प्रत्येक क्षेत्र के अनुसंधान करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। इसके पश्चात उनके द्वारा व्यावसायिक कृत्यों के वित्तीय विवरण व रिपोर्ट बनाने तथा पर्याप्त लेखांकन क्रियाओं के अनुकरण की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उसका प्रमुख उत्तरदायित्व के व्यावसायिक संस्थान में पर्याप्त रूप से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली रखना है, ताकि परीक्षण द्वारा लेखांकन क्रिया विधि, प्राप्तियों तथा अदायगियों को गबन से संबंधित की चौकसी की जा सके। ये उनके लिए दिया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी की अंकेषण समिति अथवा बोर्ड द्वारा आंतरिक अंकेषण की सलाह से आंतरिक अंकेशक के संचालन हेतु उसका क्षेत्र, कार्यप्रणाली, आवर्तन एवं विधि मंत्र का प्रतिपादन करना होना है। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार भी आंतरिक अंकेषण के संचालन एवं बोर्ड की रिपोर्ट करने के लिए नियमों द्वारा उसकी रीति और अंतराल निर्धारित कर सकते हैं, यानी कि केंद्र सरकार का भी इंटरफेरेंस इसमें हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में आंतरिक अंकेषण का महत्व। इंडिया में इंटरनल ऑडिट का क्या इम्पोर्टेंस है। इसके अंदर कहा गया है कि आपको मैंने बताया कि जो 200 करोड़ से ज़्यादा जिनकी पूंजी हो और 100 करोड़ से जिनकी उधारी हो, ऐसी कंपनियों के लिए तो अनिवार्य रूप से कंपनी एक्ट के तहत कर दिया गया है कि उनको इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा। लेकिन और भी चीज़ें इसमें कही गई है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आदेश जारी करके अंकेशक का यह कर्तव्य निर्धारित किया जाता है कि एक सूचीबद्ध कंपनी तथा अथवा अन्य ऐसी कंपनियों के संबंध में जिनकी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 50 लाख से अधिक की प्रदत्त पूंजी हो, यानी कि पेड अप कैपिटल हो, तथा संचय थे अथवा संबंधित वित्तीय वर्ष के पूर्व से लगातार 3 वित्तीय वर्षों में जिसका औसत वार्षिक कारोबार यानी कि एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक रहे हों। अंकेशक को अपनी रिपोर्ट में लिखना होगा कि कंपनी के आकार तथा स्वभाव के अनुरूप आंतरिक अंकेषण प्रणाली विद्यमान है अथवा नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अंतर्गत पूर्व में दी गई धाराओं के प्रावधान संशोधित कर शामिल कर लिए गए हैं, और इसी प्रकार केंद्र सरकार के इस आदेश ने आंतरिक अंकेषण के महत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसके बाद आंतरिक अंकेषण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आंतरिक अंकेषण का उद्देश्य, हमारे पास अगर आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है, मैंने आपको बताया था दीज आर 2 टूल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वन इज इंटरनल चेकिंग एंड अदर वन इज इंटरनल ऑडिट। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के क्या हमारे उद्देश्य हैं, इसमें हम पॉइंट वाइज वो करेंगे। आंतरिक निरीक्षण के प्रभाव का विश्वास दिलाना, यानी कि आंतरिक अंकेषण का उद्देश्य व्यवसाय के प्रबंधकों को यह विश्वास दिलाता है कि उनके द्वारा लागू की गई इंटरनल निरीक्षण प्रणाली प्रभावशाली है। यह देखना कि वह जो व्यवहार किए गए हैं वो अधिकृत हैं अथवा नहीं है। और आपको मैंने शुरू से ही बताया कि एकमात्र जो उद्देश्य है ऑडिटिंग का वो है छल कपट को ढूंढना, लेखा पुस्तकों की जांच करना और अशुद्धियों को रोकना, यही एकमात्र ऑडिटिंग का उद्देश्य है। तो इसमें छल कपट को ढूंढना आंतरिक अंकेषण का उद्देश्य है कि गुटबंदी। आपको मैंने बताया कि इंटरनल चेकिंग अगर व्यवस्था है तो वहाँ पे कार्य का विभाजन इस प्रकार से होता है कि एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की जांच स्वतः दूसरे द्वारा होती है। तो वहाँ पर कब तक कपट संभव नहीं है, जब तक कि वो लोग कोई गुटबंदी ना कर लें, दलबंदी ना कर लें। तो इंटरनल ऑडिटर को ये भी चेक करना पड़ेगा कि कपट हो जाए, कहीं लोग गुटबंदी कर लें, सब लोग मिल जाएं, तो वो फिर कपट हो सकता है। इसीलिए ऐसे छल कपट को रोकना। व्यवसाय पर नैतिक प्रभाव भी पड़ता है। जब इंटरनल ऑडिट व्यवस्था विद्यमान रहती है तो उन पर नैतिक प्रभाव भी पड़ता है। इसके बाद अशुद्धियों को रोकना व ज्ञात करना।
वैधानिक अंकेक्षण को सुगम बनाना। आपको मालूम ही है कि बड़ी बड़ी जब कंपनीज़ हैं तो उनको कंपनी एक्ट के तहत और सरकार की जो आदेश हैं उनके अनुसार उनको वैधानिक अंकेक्षण कराना भी अनिवार्य होता है। तो जब हमारे किसी भी संस्था में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली मजबूत हो और इंटरनल ऑडिटर्स भी हों तो वैधानिक अंकेक्षण अपने आप ही सुगम हो जाता है। संपत्तियों के लेखे व सुरक्षा की व्यवस्था को देखना, प्रक्रियाओं में जो भी प्रोसेस चल रहे हैं उनमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं इस बात की जांच भी इंटरनल ऑडिटर करता है। उसका उद्देश्य होता है इंटरनल ऑडिट करवाने का, रखने का, सबका। योजनाबद्धता की जांच करना, रिव्यू करना, कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य का पुनर्निरीक्षण करना भी इसका एकमात्र उद्देश्य है। इसके बाद आंतरिक अंकेक्षण विभाग की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्याप्त कर्मचारी। आंतरिक अंकेक्षण के पास यदि स्टाफ पर्याप्त नहीं है तो प्रक्रियाएं व पुनर्निरीक्षण पॉसिबल ही नहीं है। उसे कई व्यक्तियों की कार्य की जांच करनी होती है और वो कोई एक दो व्यक्ति नहीं कर सकते, उनको पूरा स्टाफ मिलना चाहिए। उसे स्टाफ कम मिला है तो फिर ये आंतरिक इंटरनल ऑडिट संभव ही नहीं है। और एक कमज़ोर आंतरिक अंकेक्षण से तो अच्छा है कि आंतरिक अंकेक्षण बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इसमें कई सावधानियां बरती जा सकेंगी। योग्य कर्मचारी होने चाहिए। जो कर्मचारी जो स्टाफ उनको मिला हुआ है वो बहुत अनुभवी होने चाहिए, योग्य होने चाहिए। उनको ऑडिटिंग की सारी टेक्निक्स की जानकारी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के ज्ञाता होने चाहिए और जिज्ञासु होने चाहिए इस प्रकार की, जिससे वो जो भी सूचनाएं व स्पष्टीकरण कलेक्ट करें वो उससे फुली सेटिस्फाइड हों। पर्याप्त स्वतंत्रता, ये भी एक बहुत ज़रूरी तथ्य है, क्योंकि अगर इंटरनल ऑडिटर तो हमने रख दिया है कंपनी ने, और कंपनी अगर उनको ऑटोनॉमी नहीं देगी, उनको कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं देगी तो वे कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए उनको पर्याप्त स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता किन किन बातों में मिलनी चाहिए? अंकेक्षण कार्य संबंधी स्वतंत्रता, कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। बड़े अधिकारियों जनरल अप्रूवल प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दैनिक कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट के संबंध में यदि आंतरिक अंकेक्षण अपने कार्य के संबंध में किसी छोटे अधिकारी की रिपोर्ट देनी है तो उसे छोटे अधिकारी से ऊपर के सभी अधिकारी उस अंकेक्षक के भी अधिकारी हो जाएंगे, इसलिए उसकी स्वतंत्रता में कमी आएगी। तो आंतरिक अंकेक्षक के लिए यह तय किया जाना चाहिए कि वह अपने रिपोर्ट संचालक मंडल को देगा। कर्तव्य विभाजन के संबंध में आंतरिक अंकेक्षक के कर्मचारी उसके अधीन कार्य करें, उन्हें व्यवसाय से अन्य व्यवहारों के संबंध में किसी के द्वारा कार्य नहीं किया जाए। इसके बाद है इंटरनल ऑडिट मेथडोलॉजी, क्या मतलब विधि जो है वो अपनाई जानी चाहिए। और आपको जैसे कि आंतरिक अंकेक्षण की जो हमने परिभाषाएं पढ़ी थी, जो उसका क्षेत्र पढ़ा, उसके उद्देश्य पढ़े, उससे हमें ये ज्ञात हो ही गया है कि जब आंतरिक अंकेक्षण विभाग को किसी क्रिया की जांच का कार्य सुपुर्द किया जाता है तो विभाग के द्वारा निम्नलिखित विधि अपनाई जानी चाहिए। पहला पॉइंट है, जिस कार्य की जांच करनी है उसे डिफाइन किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि कोई क्रय प्रक्रिया है, परचेज़ का प्रोसेस की जांच करनी है तो ये निर्धारित होना चाहिए कि केवल सामग्री के क्रय की प्रक्रिया की जांच ना हो अथवा संपत्ति आदि समस्त वस्तुओं की क्रय प्रक्रिया की जांच की जाएगी। सेकंड पॉइंट है, इसके पश्चात इस कार्य संबंधित नीति, उसकी प्रक्रिया तथा नियंत्रण विधि का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस संबंध में वर्क फ्लो चार्ट बना लेना चाहिए। नेक्स्ट है, संबंधित व्यवहारों, अगर व्यवहार बहुत ज़्यादा हैं तो उनके कुछ सैंपल चुन लेने चाहिए जो समस्त व्यवहारों का रिप्रेजेंट करेंगे, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। सारे जो व्यवहार जो चुने गए हैं नमूने के, उनकी फुली जांच होनी चाहिए। इस जांच में प्रपत्र और प्रमाणकों की जांच, संस्था के कर्मचारियों तथा बाहर के लोगों से साक्षरता तथा संबंध साहित्य का संदर्भ प्राप्त किया जाना चाहिए। जो भी कार्य जांच किया जा रहा है, महत्वपूर्ण त्रुटियों को साधारण त्रुटियों से अलग कर देना चाहिए। इसके कारण उनके उत्तरदायित्व व्यक्ति और उनके दुष्प्रभाव का पता चल जाता है। और अंत में जांच के संबंध में प्रबंधकों को रिपोर्ट दी जानी चाहिए। रिपोर्ट बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसमें पूरी कहानी लिख दी, क्योंकि व्यस्त प्रबंधकों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बड़ी बड़ी रिपोर्टें पढ़ें। पॉइंट आउट होनी चाहिए रिपोर्ट की, जो जो चीज़ें हैं बिल्कुल संक्षिप्त में होनी चाहिए और हर पॉइंट का उसमें उल्लेख होना चाहिए।
उसका सही अर्थ निकालने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि अगर रिपोर्ट लंबी हो, रिपोर्ट में त्रुटियों को दूर करने के उपायों का भी, ये नहीं खाली हमने शिकायत कर दी, वो जो चीज़ें त्रुटियां हैं उनको दूर करने के उपाय भी इंटरनल ऑडिटर प्रस्तुत करेगा। और आंतरिक इंटरनल ऑडिट पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। इनमें है सीमित योग्यता। आंतरिक अंकेक्षण प्राय व्यवसाय के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इसमें उस प्रशिक्षण का अभाव होता है जो बाह्य अंकेक्षण को प्राप्त होता है, अतः इसकी योग्यता क्या होती है, सीमित होती है। इसके लिए मैंने पहले ही बताया था कि इसके लिए कोई प्रोफेशनल ऑडिटर्स की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये प्रोफेशनल नहीं होते हैं, तो ये इसकी कमी है। इसके बाद है स्वतंत्रता में कमी। जब कंपनी के अधीन कार्य करते हैं तो इतने स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनको प्रबंधकों की बातें माननी चाहिए और कई बार उनके अनुचित प्रभाव से भी मुक्त नहीं रह पाते हैं। कर्मचारियों को विविध कार्यों में उपयोग। इंटरनल जो ऑडिटर होते हैं समय समय पे अन्य कार्यों में भी उनको लगा देते हैं। ये नहीं है खाली उनको ऑडिट ही करनी है, उनको कभी किसी कार्य में लगा दिया, कभी किसी कार्य में। इससे उनकी एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। उनका मतलब मोड जो एकमात्र कार्य करना होता है वो उसके अलावा कई कार्य करते हैं, तो फिर ये इंटरनल ऑडिट ढीली पड़ जाती है। भाईचारा एवं लिहाज। जब वहीं कर्मचारी करते हैं और रोज़ आप उन्हीं लोगों से मिल रहे हो, तो फिर आप उतनी सख्ती नहीं अपना सकते, उतना अपनी राय को निष्पक्ष नहीं रह सकते, क्योंकि आप उन लोगों के दोस्त बन जाते हैं। तो यहाँ ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। पूर्वाग्रह। कई पूर्वाग्रहों से प्रिजुडिस होते हैं किसी कर्मचारी के बारे में। अगर उन्होंने ये सोच लिया कि ये तो बेईमान है तो वो बेईमानी ही करेगा, ऐसे पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं। जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं कर्मचारियों की सारी कमियां, सारे उनके जो क्लू पॉइंट होते हैं उनके बारे में जानते हैं, तो वो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार इंटरनल ऑडिट की ये कमियां हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक अंकेक्षण में अंतर। अभी तक आप बच्चे बहुत बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए कि आंतरिक नियंत्रण के दो भाग हैं, वन इज़ आंतरिक निरीक्षण और दूसरा आंतरिक अंकेक्षण। और इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ अंतर तो पाया जाता है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। इसमें अगर हम देखें कि क्या अंतर पाए जाते हैं, तो कार्य की प्रकृति। आंतरिक निरीक्षण व्यवसाय के व्यवहारों को लिखने की एक प्रणाली है कि भाई एक कार्य को इस प्रकार बांटा जाता है, जबकि इंटरनल वहाँ पे आंतरिक निरीक्षण में हम क्या कर रहे हैं, हम चेकिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली चेक हो रहा है। बट इंटरनल ऑडिट में हम क्या कर रहे हैं, वो जो कार्य हो गया है उसकी जांच कर रहे हैं, उसके लेखे की जांच कर रहे हैं। जांच का समय, इंटरनल जो चेकिंग निरीक्षण है वो तो चलता रहता है, व्यवहार जैसे जैसे होते जाते हैं और कार्य चलता रहता है। लेकिन इंटरनल ऑडिट कब शुरू होता है, जब वो कार्य समाप्त हो जाता है, तब जांच कार्य शुरू होता है। छल कपट की खोज। इंटरनल निरीक्षण एक ऐसा उपाय है जिसमें छल कपट का कार्य के दौरान ही पता चल जाता है। एक व्यक्ति ने अगर कैश रिसीव्ड किया है और कैश रिसीव, और सेकंड पॉइंट पे अगर रसीद नहीं मिल रही है या कैश कम मिल रहा है, रसीदें ज़्यादा है, तो वहीं पे पकड़ में आ जाएगा। लेकिन इंटरनल ऑडिट द्वारा छल कपट का पता चलता है जब बिल्कुल कार्य समाप्त हो जाता है। प्रभावशाली होने की जांच। इंटरनल निरीक्षण ये विश्वास दिलाता है कि लेखा प्रणाली विश्वस्त एवं प्रभावशाली है अथवा नहीं, और इंटरनल ऑडिट हमें ये विश्वास दिलाता है कि लेखा प्रणाली और आंतरिक निरीक्षण दोनों विश्वस्त एवं प्रभावशाली हैं अथवा नहीं। उपदेशक के या प्रायोजक की क्रिया। एडवाइजरी फंक्शन और ऑपरेटिंग। आंतरिक अंकेक्षण एक उपदेशक क्रिया है, जबकि आंतरिक निरीक्षण एक ऑपरेटिंग है। आंतरिक निरीक्षण आपको बताया कि ऑपरेटिंग है, कार्य का विभाजन है, जबकि इंटरनल ऑडिट जो है वो एक एडवाइजरी फंक्शन है। निरीक्षण एवं पुनर्निरीक्षण। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली तो हिसाब किताब के लेखने की क्रिया है, तो वो तो चलती रहेगी, उसका हम पुनर्निरीक्षण इंटरनल ऑडिटर द्वारा किया जाता है। लेकिन इंटरनल चेकिंग जो है वो तो एक व्यवस्था है, उसमें निरीक्षण नहीं किया जा सकता, उसमें बस कार्य का विभाजन चलता रहता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, आंतरिक निरीक्षण में लेखा और जांच करने वाला व्यक्ति वही होता है, जबकि इंटरनल ऑडिट में जांच करने वाले व्यक्ति होते हैं जिनका लेखा से कोई भी संबंध नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से इंटरनल चेकिंग और इंटरनल ऑडिट में ये अंतर पाए जाते हैं।
ओके। आप ये PDF आपको सेंड कर दिए गए हैं, आप पढ़िए, इनसे क्वेश्चन बनाइए, अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है और मैंने आपको उससे पहले असाइनमेंट दिया था, उसमें इस बारे में ज़िक्र भी किया था। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।